पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह चंडीगढ़ में हैं। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे नकल एक समस्या बनी हुई है, सरकार भी सजग है, सरकार ने उस पर राज्य कानून भी बनाया है, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, सरकार ने क्या कानून बनाया है उसके अभी तक मेरे को क्लॉजेज वगैरह का तो नहीं पता, वो तो जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो नए युग में, जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग बोलते हैं, उसके जहाँ फायदे हुए हैं वहाँ नुकसान, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को माध्यम बना के, इसको साधन बना के, इसका दुरुपयोग, बच्चों के भविष्य पे इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। और मैं तो गांव की पृष्ठभूमि में देखता हूँ कई बार कि ये लोग इंतज़ार करते हैं इस बात का कि कहीं ना कहीं से हमारे को कोई सुराग मिल जाए, हम जो बच्चा वो भी खुद भी समझते हैं, पेरेंट्स भी, कि हो सकता है नकल के माध्यम से कहीं पैसे का लेन देन कितने बड़े स्तर पे होता है। मैं तो हैरान हूँ। यानी जिस तरह की खबरें आई हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 10-10, 12-12 लाख रुपया सिर्फ पेपर लीक करने का, पेपर का पता करने के लिए देते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और भविष्य में अगर ऐसे रेपिटेशन होती है तो मैं ये कहता हूँ कि सीधा ये नौजवानों के जो कैरियर है, उनका जो आगे का समय है, उस पे एक किस्म से हम ये कहेंगे कि हम असमर्थ हैं और इस पे काबू नहीं पा सके हैं। इसलिए काबू पाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाए। कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन भी समयबद्ध, ताकि दूसरा कभी कोई हिम्मत ना करे। इस तरह के प्रावधान और इस किस्म की कार्यशैली हो तो फिर हम ये कह सकेंगे कि हमने अपने नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित किया है और उनको एक नई दिशा दी है कि आप पढ़ोगे, आप सक्षम बनोगे तो आपकी ज़िंदगी में आप कहीं तक जा सकते हो, कितना ही आगे बढ़ सकते हो। और अगर सिर्फ नकल पे अपने आप को आश्रित रखोगे तो दुर्भाग्यवश। हाईटेक जमाना है, साइबर क्राइम का भी इसमें भूमिका आपको नजर आती है? साइबर, देखो, जो भी ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी से होती हों, इसका पूरा नेटवर्क है। और नेटवर्क में, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जिम्मेदार है। और जब से नई ये आईटी पॉलिसी आई है, उसमें साइबर क्राइम के लिए नए पुलिस स्टेशन भी बने हैं देशव्यापी, लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम साइबर क्राइम में, अगर आप रेट ऑफ पनिशमेंट देखें, रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू केसेस देखें, तो वो बड़ा नगण्य है। अगर बात की जाए विशेषकर कृषि कानूनों को लेकर, किसानों की जो इस वक्त स्थिति है, आंदोलन लगातार जारी है, इन स्थितियों में क्या समस्या का समाधान आपको क्या नजर आता है? मैं तो शुरू से इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि समस्या का समाधान ये नहीं हो सकता कि बात ना हो। संवाद बहुत ज़रूरी है, और संवाद होगा तो समाधान होगा, संवाद नहीं होगा तो कोई समाधान नहीं होगा। संवाद के लिए 11-12 बार पहले वार्ताएं हुई, अब 8-9 महीने से रुकी हुई हैं। इसको कैसे शुरू किया जा सकता है? आप अपने अनुभवों से क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को इस बात पे सहमति रखनी चाहिए कि हम बात करेंगे तो हल निकलेगा, नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। ये बात गलत है कि वो उसका दोषी मानते हैं, वो उसको दोषी मानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब बात शुरू होएगी तो नतीजे, परिणाम आएंगे। और ये सिर्फ हमारे कृषि कानूनों की बात नहीं है, दुनिया भर में जो भी उलझे हुए मसले हैं वो सभी
संवाद के माध्यम से ही हुए हैं, ठीक। और मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि कोई ना कोई हल संवाद के लिए आगे आएंगे तो हल निकलेगा। चौधरी साहब, आप पुराने धुरंधर नेताओं में से एक हैं। जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसमें ये भी बात निकल कर आ रही है इसमें कि किसानों के आंदोलन में राजनीति घुसी हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको खुलकर सपोर्ट कर रही है। देखिए, जो राजनीतिक दल किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर करते हैं तो अच्छा है, बुरा क्या है उसमें। भाई, किसान जिसको अन्नदाता हम बोलते हैं, आप देखिए पिछले 2-1.5 साल में कोरोना का समय था, एक कृषि ऐसा सेक्टर है जिसमें कृषि के उत्पादन में कोरोना के समय में 3.6% का बढ़ोतरी हुआ है उत्पादन में और उत्पादकता में, और 4.3% कृषि आधारित जो उत्पाद हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा है। तो मैं तो कहता हूं कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक दल क्यों, सामाजिक संस्थाओं को करना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को करना चाहिए। जो अगर इसका समाधान नहीं निकलेगा तो सबको नुकसान है, देश को नुकसान है, खेती को नुकसान है, आने वाली हमारी पीढ़ियों को नुकसान है। हरियाणा की राजनीति की बात करूंगा, थोड़ी सी कांग्रेस की भी चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से विधायकों, पूर्व विधायकों, ये सारी मीटिंगें की जा रही हैं, इसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस में आपका लंबा अपना एक्सपीरियंस रहा है, और जो कैंडिडेट रहे हैं उनको भी बुलाकर जो लंच डिप्लोमेसी चल रही है, इसके पर आपकी तात्विक टिप्पणी क्या है? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस, मेरा तो 40 साल कांग्रेस में मैं रहा हूँ, और कांग्रेस की जो आज के दिन स्थिति है, वो, मैं कांग्रेस का क्या होगा मैं ये नहीं बात कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस की कमज़ोरी देश के प्रजातंत्र की कमज़ोर करती है। देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय दलों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे भारतीय जनता दल पिछले सालों में जैसे उभर के आया है, आज उसका एक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत संगठन है। इसी तरह कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में पार्टी को कमज़ोर करने की बात सोचते हैं, तो कांग्रेस तो कमज़ोर होगी, देश भी कमज़ोर होता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि क्षेत्रीय दलों से देश की अखंडता और देश का स्वतंत्रता का एक अलग स्वरूप है। देश के मैं ये कहूँ कि देश की विकास और प्रगति का उनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन राष्ट्रीय दल, चाहे वो सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनका एक व्यापक दृष्टिकोण रहेगा और एक मजबूत राजनीतिक आउटफिट होंगे ये, तो प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसका बड़ा भारी फायदा है। चौधरी साहब, लगभग 5 दशक से हरियाणा के अंदर एक मुद्दा चर्चा में रहा है, इलेक्शनों में विशेषकर, अगर जब भी कोई चीज़ देखी गई है, वो सबसे अहम रहा है एसवाईएल का इशू। एसवाईएल का अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के फेवर में डिसीजन दे रखा है। ये समस्या, क्योंकि अब कोर्ट की डायरेक्शन भी है, सारा कुछ है, फिर भी विलंब हो रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कैसे हल हो सकता है? देखिए जी, ये पॉलिटिकल विल की बात, और जिस पार्टी का राज हो, अब आपने भी देखा, हमने भी देखा, एक समय था कांग्रेस, पंजाब में भी कांग्रेस, हरियाणा में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस, और पिछले दिनों में आपने ये भी देखा कि बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, हरियाणा में भी, और बीजेपी के अलाइज अकाली दल और वो पंजाब में भी। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ इस बात की कमी रही है कि फैसला करने वालों में पॉलिटिकल विल नहीं है, और इसीलिए एक समय था जब ये धारणा बनी थी कि इस देश को, इसकी जितनी भी रिवर्स हैं,
उनको जोड़ दिया जाए। जो गार्लैंडिंग ऑफ रिवर्स था वो एक वो भी समाधान है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सही वातावरण में आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ये बैठ के निर्णय लें तो समाधान तो कोई मुश्किल नहीं। मैं तो इस चीज़ की यानी सिर्फ इसलिए मेरे को तकलीफ है कि कभी भी कोई बैठता इस नियत से नहीं कि हमने फैसला करना है, हमेशा ऐसे बैठते हैं जैसे इसको बीच में उलझा के रखना है। चौधरी साहब, आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब के चुनाव में आप राष्ट्रीय नेता हैं, आपका रुतबा है, तो पंजाब के चुनावों पर आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि कांग्रेस में धड़ेबाजी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ अकाली दल और बीजेपी अलग हो चुके हैं, अलग अलग दल हैं इस वक्त। मैं तो जब बीजेपी में शामिल हुआ था तब मैंने राष्ट्रीय जो नेता हैं हमारे उनको ये कहा था, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा और अमित शाह जी उस वक्त अध्यक्ष थे बीजेपी के। मैंने कहा समय है अब कि आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ो, जैसे हरियाणा में लड़ा था। हरियाणा में लड़ा तो रिजल्ट आए, पंजाब के अंदर भी यही दुविधा है, हरियाणा में भी यही दुविधा थी कि देवीलाल जी की पार्टी से नाराज होते थे तो कांग्रेस को वोट दे देता था वोटर, फिर कांग्रेस से नाराज होते थे देवीलाल जी की पार्टी को वोट देता, यही सिलसिला चलता रहा। और बीजेपी ने साहस किया कि भाई चलो हम भी मैदान में अकेले उतरते हैं, तो लोगों को 3 चॉइस मिल गई और लोगों ने सोचा चलो 2 को आजमाया कितनी बार, इनको भी देखो। पंजाब में भी यही, मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी अगर आज से 4 साल पहले ये फैसला ले लेती कि हम मिलके नहीं लड़ेंगे बल्कि अकेले लड़ेंगे तो बीजेपी आज नंबर 1 पार्टी तो नहीं होती इस समय, और वो जो परिणाम आते लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी ज़रूर होती। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ नया होएगा पंजाब में। क्या होता है उसका परिदृश्य अभी मैं कुछ आपको क्योंकि ये एक राजनीतिक सोच है मेरी अपनी कि पंजाब के लोग आज के दिन ऐसी परिस्थिति में है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी तरफ जाए। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँगा कि राष्ट्रीय दलों का महत्व बहुत है और राष्ट्रीय दल की सोच के अनुसार अगर देश का मतदाता अपनी मतदान करता है तो देश के प्रजातंत्र को मजबूती मिलती है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, दबंग नेताओं में से एक, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान, इन्होंने काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन हरियाणा में भी बिताया है, केंद्र की राजनीति में भी इनका हस्तक्षेप रहा है, मंत्री रहे हैं। उन्होंने पंजाब केसरी से अभी बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।